अस्सलाम एवरीवन। आज हमारी सेकंड क्लास होगी क्वांटम मैकेनिक्स की, न्यूमेरिकल्स की और प्रॉब्लम्स की। और आज की क्लास जो होगी वो वेव फंक्शन और ऑपरेटर्स पर होगी। तो मैं पहले आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया भी दूंगा कि वेव फंक्शन क्या होते हैं, तो आप लोगों को क्लास में ये सीखना सीखना चाहिए या सीखा हुआ भी होगा आप लोगों ने। लेकिन मैं भी अपनी तरफ से आइडिया दूंगा कि वेव फंक्शन क्या होता है, उसको कैसे इंटरप्रेट करना है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उनको कैसे इंटरप्रेट करना है। और मैं अपने एक तरीके से इंट्रोड्यूस करूंगा और फिर हम ढेर सारी उसकी जो है वो प्रॉब्लम्स भी करेंगे। और अब मैं सारी प्रॉब्लम्स इस लेक्चर में नहीं कवर करूंगा क्योंकि थोड़ा थ्योरेटिकल लेक्चर भी है, इसमें थोड़ी सी मुझे थ्योरी भी खुद पढ़ानी पड़ेगी। तो बाकी जो फिर प्रॉब्लम्स होंगी वो हम जो क्लास होगी हमारी मंडे को उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो वी शुड लाइक गेट गोइंग। तो पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट आज हम स्टडी करेंगे वो होगा वेव फंक्शन का कॉन्सेप्ट। तो लेट्स स्टार्ट विद वेव फंक्शन। ठीक है, जब हमारी पहली क्लास हुई थी इसमें उसमें भी मैंने थोड़ा बहुत बताया था आप लोगों को वेव फंक्शन का, वेव फंक्शन क्या होता है और उसको कैसे इमेजिन करना है। लेकिन आज हम दोबारा करते हैं। तो एसेंशियली वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है साइ से, और ये एक फंक्शन होता है एक्स का। क्वांटम मैकेनिक्स में इसकी ये सिग्निफिकेंस होती है कि हम मानते हैं कि ये जो वेव फंक्शन है ये हमें सब कुछ बता देता है क्वांटम पार्टिकल के बारे में, जो कुछ हम जान सकते हैं। ठीक है। अब वेव फंक्शन पर बड़ी बहस हुई है, 1927 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी कि इसका मतलब क्या है। क्योंकि वेव फंक्शन असल में एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, यानी कि वेव फंक्शन को कुछ इस तरीके से फंक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है जैसे आयोटा ई टू दी पी एक्स, कुछ इस तरीके का हो सकता है। तो भाई अब एक फंक्शन जो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जिसके अंदर आयोटा आ रहा है उसका क्या मतलब है। तो 1927 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उन्होंने डिसाइड किया था कि वेव फंक्शन का क्या मतलब है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वेव फंक्शन जो कि एक फंक्शन है पोजीशन का, वो अपने आप में कोई खास चीज़ नहीं है, लेकिन उसका जो मॉड स्क्वायर है, जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉन्जुगेट लेते हैं उसका, और फिर उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड स्क्वायर होना। ठीक है, यानी इसका जो वेव फंक्शन का जो मॉड स्क्वायर है उसकी उन्होंने इंटरप्रिटेशन की थी। उन्होंने कहा था कि वेव फंक्शन हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन से आ जाता है, ठीक है। और ये एक पार्टिकल के बारे में वो तमाम इंफॉर्मेशन देता है जो हम जान सकते हैं। और वो इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन जिसको हम फिजिकली इंटरप्रेट करें वो हमें मिलेगी कैसे, वो इसका स्क्वायर लेके मिलेगी। और उन्होंने कहा कि जब इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है किसी पार्टिकल के किसी जगह पर होने की। ठीक है, यानी वेव फंक्शन अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन वेव फंक्शन का जो स्क्वायर है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फंक्शन है। एक पार्टिकल के किसी जगह पर होने की प्रोबेबिलिटी बताता है, यानी जहां ये फंक्शन की वैल्यू बड़ी है उधर ज्यादा चांस है पार्टिकल के होने का, जहां इस फंक्शन की वैल्यू कम है उधर कम चांस है उस पार्टिकल के होने का। और हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं फिजिकली, क्योंकि ये एक रियल नंबर है। जो मॉड स्क्वायर होता है रियल नंबर होता है और इसको कहते होते हैं। और इसकी और भी कई इंटरप्रिटेशन है, ये नहीं है कि इसकी यही इंटरप्रिटेशन है, मगर ये इंटरप्रिटेशन हमेशा काम करती है और एक्सपेरिमेंटली जो है वो सही रिजल्ट देती है। इसको हम कहते होते हैं बॉर्न पॉस्टुलेट। यानी अब देखें ना, इसकी मैंने आपको कोई वजह नहीं बताई कि क्यों भाई जो वेव फंक्शन का स्क्वायर है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, क्योंकि ये पॉस्टुलेट है। ये फिजिसिस्ट ने, दुनिया के तमाम फिजिसिस्ट ने एक साथ मिलकर ये एक्सेप्ट कर लिया है, ये तय कर लिया कि भाई हम वेव फंक्शन को कुछ नहीं मानेंगे, उसके स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मानेंगे। और जिसको उसका जो स्क्वायर होगा वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगा। ये एक पोस्टुलेट है, मतलब इस पर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। और ये इसलिए मानते हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स में काम आता है। ठीक है। अब लेट्स सपोज कि मैं अगर आपको एक वेव फंक्शन दे दूं, और इस ये करने की जरूरत क्या थी, हम पहले ही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लिख लेते पार्टिकल्स की हैं। हमें वेव फंक्शन बनाने की जरूरत क्या थी और उसके कॉम्प्लेक्स नंबर लेने की जरूरत क्या थी। इसका जवाब आपको आगे जाके कोर्स में मिलेगा, क्योंकि वेव फंक्शन असल में श्रोडिंगर इक्वेशन से आता है। और श्रोडिंगर इक्वेशन के जो सोल्यूशंस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के अलावा किसी और फंक्शन से डील करने की हमारे पास वो इजाज़त ही नहीं दी हमें, खुद मैथमेटिक्स ने, खुद फिजिक्स ने इजाज़त ही नहीं दी। अब ये है कि ये सवाल का जवाब जो है वो मजीद क्लियर होता जाएगा, लेकिन फिलहाल आप बस एक पोस्टुलेट समझ लेंगे। जब भी मैं आपको किसी पार्टिकल का वेव फंक्शन दूं, आपने ये समझना है कि ये जो वेव फंक्शन है इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो उस पार्टिकल के कहीं होने की प्रोबेबिलिटी मुझे मिलेगी। दैट्स हाउ यू इमेजिन अ वेव फंक्शन, और दिस इज कॉल्ड अ बॉर्न पोस्टुलेट। तो अब इसमें से प्रॉब्लम किस तरह की आ सकती है, तो मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ। लेट्स डू आवर फर्स्ट प्रॉब्लम फॉर टुडे। तो लेट्स सपोज कि कोई फिजिसिस्ट है जो आपको एक वेव फंक्शन दे देता है। ठीक है, मैम शूना आपको एक वेव फंक्शन दे देती है इस तरह, और आप वो कहती हैं कि ये वेव फंक्शन है ए ई टू द माइनस वाई स्क्वेयर ओवर 4। ये आपका वेव फंक्शन है और ये आपकी बुक में प्रॉब्लम भी है। ठीक है।
और ये वेव फंक्शन मैंने आपको बताया था कि वैलिड होना उसका जरूर शो होना होता है। तो ये y है, तो इसमें y में हम देखेंगे कि y में कहाँ से कहाँ तक वैलिड है। तो ये वैलिड है जी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ये क्या हुआ, ये इंटीग्रेशन की हमें लिमिट्स पता चल गई हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये फंक्शन दे देती हैं और आपको कहती हैं कि इसको जो है ना इंटरप्रेट करो, इंटरप्रेट एज प्रोबेबिलिटी, एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यानी इसको एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के तौर पर इंटरप्रेट करो उस पार्टिकल की। ठीक है, तो सबसे पहले ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, ये इंटरप्रेट करने के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले किसी भी प्रोबेबिलिटी के लिए सबसे पहला असूल क्या फॉलो करना जरूरी होता है? कोई भी प्रोबेबिलिटी का जब आपके पास फंक्शन हो, तो मैंने आपको बताया उसका सबसे पहला रूल होता है कि उसके इंटेग्रल को जहां तक वो वैलिड है 1 के बराबर होना चाहिए। तो इंटरप्रेट करने का यही मतलब है कि आप पहले वेव फंक्शन पर ये कंडीशन लागू करो कि उसका जो इंटीग्रल है वो 1 होगा, लेकिन वेव फंक्शन पे कंडीशन लागू नहीं करनी है, आपने उसके मॉड स्क्वायर पे ये कंडीशन लागू करनी है। तो इंटरप्रेट एज प्रोबेबिलिटी का इसी को आप यूं भी समझ सकते हैं कि ये आपको नॉर्मलाइज करने का कहा जा रहा है। नॉर्मलाइज का ये मतलब होता है कि आपने ये जो इसके साथ कांस्टेंट लिखा हुआ है ना ए, ये निकालना है उस कंडीशन से उस कंडीशन से ये निकालना है कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का इंटीग्रल है वो 1 के बराबर है। ठीक है, तो अब हम इसका सोल्यूशन कहते हैं करते हैं, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी की इंटरप्रिटेशन तभी होगी ना जब इसका स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर, इंटीग्रल जो है वो 1 के बराबर होगा, जब तमाम प्रोबेबिलिटीज ऐड होके 1 देंगी। ठीक है, तो हम इसको इंटरप्रेट करते हैं, इसको सोल्यूशन करते हैं। तो पहले तो आपने क्या करना है कि आपने इसको कहना है कि ये रो ऑफ एक्स मिल जाता है अगर आप साई मॉड स्क्वायर ले लें तो। ठीक है, तो साई मॉड स्क्वायर, अब इसमें तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं है इस वाले वेव फंक्शन में, तो उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। तो e टू दी माइनस वाई स्क्वायर ओवर 4, और इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे a e टू दी माइनस वाई स्क्वायर ओवर 4 से। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा और e टू दी पावर क्या होगा, -2 वाई स्क्वायर ओवर 4, ये इस तरह हो जाएगा, और ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, a स्क्वायर e टू दी माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2। अब अगर ये वाकई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है तो फिर इसके ऊपर हम कंडीशन लगाएंगे, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। इससे हम a फाइंड करेंगे, वो a जो होगा वो इसे हकीकत में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बना देगा। तो इस पर हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन, अब क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक वैलिड था, तो ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक लिखेंगे। इधर मैं p ऑफ x लिखे जा रहा हूँ, लेकिन असल में ये y का फंक्शन है, तो इधर हमें p ऑफ y लिखना चाहिए टेक्निकली। तो इधर भी मैं y कर देता हूँ और इधर भी मैं y कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर e टू द माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 dy। ठीक है, और सबसे बड़ी गलती पता है यहाँ पे क्या करते हैं आप लोगों को वेव फंक्शन नजर आता है, आप वेव फंक्शन का ही इंटीग्रल लेकर और उसको 1 के बराबर डाल देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना, वेव फंक्शन अपने आप में कुछ भी नहीं है, वेव फंक्शन का स्क्वायर सब कुछ है और वो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी का आपने वो कंडीशन अप्लाई कर दी है कि प्रोबेबिलिटी का जो इंटीग्रल है वो 1 के बराबर आना चाहिए, और इस कंडीशन से आप ए स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, यहाँ हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ जाएगा और e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 dy आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये हमारे पास एक गॉसियन इंटीग्रल है, और गॉसियन इंटीग्रल के इसी चैनल के ऊपर जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत मैंने एक अच्छी वीडियो बनाई हुई है जिसमें आपको सारे गॉसियन इंटीग्रल्स एक ही साथ सॉल्व करना आ जाएंगे। तो वो वीडियो जो है ना, आप एमएमपी की सीरीज है इसी चैनल पे, वो वीडियो आप लोग देख लो। ठीक है, तो आपको ये सॉल्व करना आ जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, वो वीडियो आप लोग देख लो तो आपको पता चलेगा कि कैसे मैं आंसर निकाल रहा हूँ। लेकिन एसेंशियली जो चीज भी वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है ना, ये 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैं अल्फा कह देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास अल्फा है जी 1/2 के बराबर। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस अल्फा वाई स्क्वायर डी वाई। और मैंने उसमें बताया हुआ कि गॉसियन इस शक्ल का जो भी गॉसियन हो ना, e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, इसका आंसर होता है अंडर रूट पाए ओवर अल्फा। ये आप लोगों ने याद कर लेना, लेकिन उधर मैंने ये डिराइव भी किया हुआ है। तो इसका भी जो आंसर होगा वो होगा ए स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट पाए ओवर अल्फा इज इक्वल टू 1। अब हमें पता है कि अल्फा 1/2 के बराबर है, तो इधर हम अल्फा पुट कर देते हैं। तो ए स्क्वायर अंडर रूट पाए ओवर 1/2 इज इक्वल टू 1, ये बन जाएगा ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2 पाए इज इक्वल टू 1।
और यहाँ से हम ए स्क्वायर निकाल सकते हैं कि ए स्क्वायर होगा 1/√2 पाई, और यहाँ से फिर हम ए निकाल सकते हैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेके कि ए होगा 1/2 पाई की पावर 1/4। तो इस तरीके से हम ए निकाल सकते हैं। अब हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो नाउ वी कैन फाइनली से that rho of x is equals to psi mod of x square is the probability density, क्योंकि अब इसका जो मॉड स्क्वायर है वो हमारे पास 1 के बराबर आ गया है। जो इंटेग्रल है तमाम प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो 1 के बराबर है, ठीक है। और इंटरप्रेट करने के लिए हमें इसका ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। अब फिजिकली भी इसको इंटरप्रेट करते हैं। तो बेसिकली वेव फंक्शन हमारे पास क्या बन गया, अगर हम ए को लिखें तो वेव फंक्शन हमारे पास है √2 पाई e⁻⁻y²/4, और जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है जो वेव फंक्शन का स्क्वायर है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 1/2 पाई की पावर, उसमें ए स्क्वायर आता है ना, 1/2 पाई की पावर 1/4 और e⁻⁻y²/2, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। अगेन मैं बार बार एक्स लिखे जा रहा हूँ लेकिन ये वाई का फंक्शन है, ठीक है। तो अब हम इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। अगर मैं इस रो ऑफ वाई का प्लॉट बनाऊं, तो ये मेरा वाई एक्सिस मैंने बना लिया, ये मैंने एक्स एक्सिस बना लिया है, ठीक है। लेकिन वाई एक्सिस पे मैं रो ऑफ वाई ले रहा हूँ और इधर मेरे पास वाई है, ठीक है। और ये फंक्शन किस तरीके से है, ये 0 पर 1 होता है तो ये कुछ फंक्शन, और आगे जाके ये फंक्शन ऐसे होता रहता है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का गॉसियन फंक्शन है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसको आप फिर किस तरह इंटरप्रेट करोगे, यानी आपका जो पार्टिकल है इसका मतलब है वो इधर वाई एक्सिस पे कहीं फिर रहा है, जो पार्टिकल है वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं फिर रहा है। और सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी उसके, जब आप मेजर करोगे, जब आप उस पार्टिकल को देखोगे, जब आप देखोगे आपको वेव नजर नहीं आएगी, आपको हमेशा पार्टिकल नजर आएगा। ये बता रहा है कि जब वेव फंक्शन ये बता रहा है कि जब आप उस पार्टिकल को देखोगे, जब आप मेजर करोगे उस पार्टिकल को, तो वो सबसे ज्यादा चांस है कि वो आपको इधर नजर आएगा, ठीक है, कि वो आपको इधर नजर आएगा, यानी y=0 पर आपको वो पार्टिकल नजर आएगा। इस चीज का सबसे ज्यादा चांस है। तो ये इसको आपने इसलिए इस तरह इंटरप्रेट करना है, आपने नॉर्मलाइज करना है, हर वेव फंक्शन को पहले नॉर्मलाइज करना है। सबसे बड़ी गलती आप लोग ये करोगे, आपको वेव फंक्शन देके कुछ करने का कहा गया होगा और आप नॉर्मलाइज किए बगैर ही वो चीज करना शुरू कर दोगे। ऐसी गलती कभी ना करना। जैसे ही वेव फंक्शन मिले पहला काम उसको नॉर्मलाइज करने का करना। उसके बाद उसका ग्राफ हमने बनाया और हमने कहा है कि इसकी ऐसी प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन है कि जैसे जैसे आप माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे जाते हो, ये देखो ये प्रोबेबिलिटी कम होती रहती है, यानी बहुत दूर पार्टिकल का पाया जाना बहुत मुश्किल है। और जैसे ये आप दरमियान में कहीं देखते हो तो पार्टिकल का y=0 दरमियान में पाए जाना सबसे ज्यादा प्रोबेबल है। तो दरमियान में अगर आप मेजर करोगे तो आपको पार्टिकल नजर आने के चांस सबसे ज्यादा है। तो इसकी इस तरीके की वेव फंक्शन की इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को होमवर्क में एक गॉसियन फंक्शन देके जा रहा हूँ, एक वेव फंक्शन देके जा रहा हूँ और सेम प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो जो होमवर्क प्रॉब्लम है आप लोगों की, वो ये है कि आप लोगों को एक वेव फंक्शन दिया होगा साई ऑफ एक्स, और वो मैं देके जा रहा हूँ c e⁻⁻y² / 4 × y, ठीक है। और सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि इंटरप्रेटेड एज प्रोबेबिलिटी। तो वही नॉर्मलाइज करना है और ग्राफ बना के देखना है कि ये क्या बता रहा है ग्राफ, इंटरप्रेट एज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। अब हम आते हैं ऑपरेटर्स के कॉन्सेप्ट पर। तो मैं नॉर्मलाइज करने के ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं करूंगा क्योंकि आगे जाके आप लोग बहुत ज्यादा वेव फंक्शंस खुद नॉर्मलाइज करेंगे। तो हम एक अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं अपने, जो कि है ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट। और ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट जो है बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है क्वांटम मैकेनिक्स में, और ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांटम मैकेनिक्स में। और हम एक यूनिक तरीके से ऑपरेटर्स को मैं लाऊंगा, ऑपरेटर्स की इंपॉर्टेंस जो है क्वांटम मैकेनिक्स में वो आपको एक यूनिक तरीके से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं ऑपरेटर को डिफाइन कर देता हूँ कि ऑपरेटर होता क्या है। कोई भी चीज, एनीथिंग दैट एक्ट्स ऑन अ फंक्शन, कोई भी चीज जो किसी फंक्शन फाई ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन कुछ भी नाम ले लें, फाई ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स पर एक्ट करती है, ठीक है, एंड डज समथिंग टू इट, डज समथिंग टू इट इज एन ऑपरेटर, ठीक है। और कुछ ना करना भी कुछ करना ही है, तो कुछ ना करना भी वो एक आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है, इज एन ऑपरेटर, ठीक है। तो ये ऑपरेटर की एक डेफिनेशन है। अब जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, अगर हमारे पास
फिजिक्स में क्या एग्जांपल है, मैथ्स में आप जो डेरिवेटिव ऑपरेटर है वो भी एक ऑपरेटर है, ठीक है। इंटेग्रल ऑपरेटर है, इंटेग्रल भी एक ऑपरेटर है। और कौन सा हमने ऑपरेटर देखा हुआ है? और कोई भी ऑपरेटर हम खुद भी डिफाइन कर देते हैं। मैं एक ऐसा ऑपरेटर डिफाइन कर देता हूँ, ये मैं ऑपरेटर डिफाइन कर रहा हूँ जो जब भी किसी फंक्शन के ऊपर एक्ट करता है तो जीरो दे देता है। इसको कहते हैं अनाइलेशन ऑपरेटर। अनाइलेट कर देता है फंक्शन को, ये मैंने खुद ही डिफाइन कर दिया है। एनाइलेशन ऑपरेटर, जो भी इसकी स्पेलिंग है, आई आता है इधर, ठीक है। तो एनाइलेशन ऑपरेटर भी आप बना सकते हैं, किसी भी किस्म का ऑपरेटर बना सकते हैं, खुद भी डिफाइन कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज इट इज यूजफुल। यू कैन डिफाइन एनी ऑपरेटर, एज मेनी ऑपरेटर्स एज यू लाइक, लेकिन उनका यूजफुल होना बड़ा जरूरी है, ठीक है। अब हम फिजिक्स की सेंस में, क्वांटम मैकेनिक्स की सेंस में दो ऑपरेटर्स डेवलप करेंगे। और वो जब दो ऑपरेटर्स हम डेवलप करेंगे ना, उधर से आपको सेंस आएगी कि कितना जरूरी है। फिजिक्स में कहाँ से आ जाते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में किधर से आ जाते हैं ऑपरेटर्स। और भी कुछ मजे की चीजें जो है ना, अभी हमें पता चलेंगी। तो इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा, हम इनडायरेक्टली तरीके से ऑपरेटर्स की तरफ आएंगे, और फिर मैं एक दो प्रॉब्लम्स भी करा दूंगा आपको ऑपरेटर्स से रिलेटेड, जो आपकी बुक में है, और मैम उन्होंने भी आपको कुछ साइन किए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ज्यादातर वो फिर मंडे वाले लेक्चर में मैं आप लोगों को करवा सकूंगा। तो बहरहाल, let's have an indirect uh, let's make an indirect appearance into the world of quantum mechanical operators। इसके लिए मैं हमारे सामने क्वेश्चन रखूंगा पहले कि व्हाट इज, अभी हम ऑपरेटर से थोड़ी देर निकल आएंगे लेकिन पहुंचेंगे उधर ही। व्हाट इज अ वेव फंक्शन फॉर अ फ्री पार्टिकल? ये मेरा आप लोगों से सवाल है कि इंटुइटिवली अगर हम फ्री पार्टिकल का वेव फंक्शन लिखना चाहें तो वो क्या लिखेंगे? इंटुइटिव पहले हम काम कर चुके हैं ना। जैसे अगर मेरे पास एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, मैं कहूँ कि इंटुइटिवली इसका कोई फंक्शन लिखो, तो आप कॉज एक्स लिखोगे, क्योंकि ये वाइब्रेट कर रहा है, इसकी पोजीशन चेंज होती जा रही है, कॉज टी लिखोगे। टाइम में अगर बनाए, क्योंकि इसकी पोजीशन टाइम चेंज होती जा रही है और साइनोसॉइडली हो रही है, तो आप थोड़ा सा फिजिकल सेंस बनाकर भी लिख सकते हो, इसका फंक्शन कॉस टी है। उसी तरह अब हम एक फ्री पार्टिकल का वेव फंक्शन भी फिजिकल सेंस बना के लिखने की कोशिश करते हैं कि एक फ्री पार्टिकल का क्या वेव फंक्शन हो सकता है। तो हमें फ्री पार्टिकल के बारे में क्या पता है? जब एक पार्टिकल फ्री है, लेट सपोज हम एक्स एक्सिस के अंदर वो मूव कर रहे हैं, हमें बस ये पता है वो पार्टिकल फ्री है, वो स्पेस में इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। फ्री होने का यही मतलब है ना कि वो किसी चीज के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा। जब वो किसी चीज के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि हम उसे देख भी नहीं रहे। इसका ये कैसे मतलब है? इसका ये ऐसे मतलब है, हम उसे देखेंगे तो उस पार्टिकल को एक फोटोन के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, और वो फोटोन जब हमारी आंखों में पड़ेगा तब हमें वो पार्टिकल नजर आएगा। तब वो पार्टिकल फ्री नहीं रहेगा जब आप किसी पार्टिकल को देखोगे। मेजरमेंट से क्वांटम मैकेनिक्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। ये हम आगे जाके देखेंगे कि वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है। तो एसेंशियली एक फ्री पार्टिकल फिर क्या हुआ? अ फ्री पार्टिकल इज अ पार्टिकल जो कहीं भी हो सकता है स्पेस में। तो हम इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ पार्टिकल that has equal probability equal probability of being everywhere, ठीक है। तो हम ये फ्री पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी जो हम अपनी इंट्यूशन से बता सकते हैं। इसका मतलब ये कि इसको मैथमेटिक्स में लिखना हो तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो एक्स पे डिपेंड नहीं करती, यानी इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि वो पार्टिकल कहाँ है, क्योंकि वो पार्टिकल पूरी दुनिया में कहीं भी हो सकता है। तो मैं इस तरह डिफाइन कर लेता हूँ कि इसकी जो डेंसिटी है वो ए स्क्वायर है, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट हम कह सकते हैं, सी भी कह सकते थे, लेकिन मैं स्क्वायर कह रहा हूँ, यानी उसकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी वो एक्स पे डिपेंड ही नहीं करनी चाहिए। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ बनाऊंगा और वो पार्टिकल फ्री होगा तो वो पूरी दुनिया में कहीं भी हो सकता है, तो हर जगह होने की प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट है। तो अब मैं कोई ऐसा वेव फंक्शन लिख सकता हूँ जैसे जो प्रॉपर्टी फॉलो करता हो, तो हाँ मैं बड़े आराम से एक वेव फंक्शन लिख सकता हूँ ऐसा। और वो वेव फंक्शन में क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ ए ई टू दी आई के एक्स, ठीक है। ये मैं वेव फंक्शन लिख रहा हूँ जिधर के जो है वो वेव नंबर है, ठीक है। और वेव नंबर जो होता है वो होता है 2 पाई ओवर लैम्डा। मैं और भी कुछ ले सकता था, लेकिन ये काम कर रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने ये ले लिया, और इट मेक सेंस क्योंकि ये थोड़ा सा वेव लाइक भी है। क्योंकि अगर आप ई टू दी आई के एक्स को खोलो तो ये यूलर्स फॉर्मूले से क्या बनता है, कॉस के एक्स प्लस आयोटा साइन के एक्स। तो इसमें वो जो क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं पार्टिकल वेव्स हैं, वेव्स पार्टिकल है, वो वाली चीज भी थोड़ी सी सेटिस्फाई हो रही है। तो अब ये काम करता है कैसे? ये काम करता है क्योंकि हमें पता है
ये वेव फंक्शन है। तो अगर ये वाकई फ्री पार्टिकल का वेव फंक्शन है तो इससे जब मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बनाऊंगा उसको कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखते हैं कांस्टेंट होती है नहीं होती। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसे बनाते हैं, साई स्टार साई, यानी साई का कॉन्जुगेट को साई से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम साई मॉड स्क्वायर भी कहते हैं। तो ये करके देखते हैं। तो अगर हम साई का मॉड लें तो ए तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ए एक रियल कांस्टेंट है, और यहाँ हो जाएगा ई टू द माइनस आई। ए कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट भी हो तो इसका भी बस कॉन्जुगेट आ जाएगा, ई टू द माइनस आई के एक्स, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ई टू द आई के एक्स से। यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि कॉन्जुगेट लिया है। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर और ई टू द माइनस आई के एक्स प्लस आई के एक्स, और ये जब जीरो होगा तो ई की पावर जीरो क्या होगा, वन। तो ये हमारे पास वाकई ए स्क्वायर आ जाएगा। तो देखें हमारी ऊपर वाली इंटरप्रिटेशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, वेव फंक्शन है एक फ्री पार्टिकल का। तो चले हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास वेव फंक्शन आ गया, साई ऑफ एक्स इक्वल्स ए। ये हमने बाय इंटुइशन, बाय फिजिसिस्ट ट्रिक्स ये हमने निकाल लिया किसी तरह। हमने श्रोडिंगर इक्वेशन हमें पता भी नहीं है, मिली भी नहीं है, फिर भी हमने अपनी इंट्यूशन से एक फ्री पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है वो हमने लिख दिया, और ये सेंस भी बना रहा है उस पार्टिकल के हर जगह होने की प्रोबेबिलिटी की। तो अब हम इस वेव फंक्शन के साथ एक दो काम करेंगे और वहां से हमें ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अब इफ आई होप एवरीबडी इज ऑन बोर्ड कि ये वेव फंक्शन है एक फ्री पार्टिकल का। अब मैं क्या करता हूँ, जस्ट इसका डेरिवेटिव लेके देखता हूँ। तो लेट्स टेक, मैं क्यों ले रहा हूं अभी आप लोग लेक्चर देखें आपको पता चल जाएगा। लेट्स टेक इट्स डेरिवेटिव, लेट्स टेक इट्स डेरिवेटिव। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं तो क्या होता है, ये हो जाएगा डी साई ऑफ एक्स बाई डी एक्स, और एक्स से डेरिवेटिव ले रहा हूँ, ये हो जाएगा ए। और ई टू दी आई के एक्स का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, आई के कांस्टेंट है वो नीचे आ जाएगा और ई टू दी आई के एक्स ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, हाँ अब मैं एक चीज नोटिस करता हूँ कि ये ए ई टू दी आई के एक्स, ये तो मेरा वेव फंक्शन वापस आ गया है। तो यहाँ पर होगा डी साई ऑफ एक्स बाई डी एक्स, और यहाँ पर मेरे पास आ गया है, अगर मैं आई के को अलग कर लूँ और ए ई टू दी आई के एक्स को अलग लिख लूँ तो ये तो वापस मेरे पास क्या है, ये वेव फंक्शन आ गया है, वही वापस जो हमारा ओरिजिनल वेव फंक्शन था। ठीक है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आई के, और फिर यहाँ मैं लिख सकता हूँ साई ऑफ एक्स। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं ना माइनस आयोटा और एच बार से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्यों कर रहा हूँ अभी देख लेना, डी साई बाई डी एक्स, बस अभी देखते जाओ, थोड़ी अजीब है लेकिन देखते जाओ। तो ये हो जाएगा माइनस आई स्क्वेयर और एच बार के आ जाएगा और साई ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, और माइनस आई स्क्वेयर क्या होता है, वन के बराबर होता है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस आई एच बार, लेफ्ट हैंड साइड पे डी बाई डी एक्स और साई ऑफ एक्स आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास आएगा एच बार के और साई ऑफ एक्स। अच्छा, प्लैंक ने जब फॉर्मूला लिखा था, प्लैंक ने सॉरी डिब्रोगली ने जब एक फॉर्मूला लिखा था पार्टिकल वेव का, तो उसने कहा था कि हर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड है। ठीक है, और उसने ये कहा था कि उस वेव की वेवलेंथ जो है वो लैम्डा है, उसका वेव नंबर जो है वो के है, और उसकी जो मोमेंटम होगी, ये भी एक क्वांटम मैकेनिक्स का पोस्टुलेट है कि हर पार्टिकल की मोमेंटम होती है एच बार के, या इसको एच ओवर लैम्डा भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास पार्टिकल की मोमेंटम नहीं आ गई। तो ये एक बड़ा अजीब काम हुआ है कि ये जब हमने माइनस आई एच बार डी बाई डी एक्स इस पार्टिकल के ऊपर एक्ट करवाया है, अगर मैं इस पूरी चीज को एक ऑपरेटर समझ लूं, माइनस एच आई एच बार मिलाकर, तो इस ऑपरेटर ने जब इस वेव फंक्शन पे एक्ट किया है तो हमें मोमेंटम की वो वैल्यू दे दी है, जो अगर हम इस पार्टिकल की मोमेंटम मेजर करने की कोशिश करें तो मोमेंटम की जो वैल्यू आएगी वो पी होगी, एच बार के बराबर होगी। तो जो मोमेंटम की वैल्यू हमने मेजर करनी है वो इस ऑपरेटर ने एक्ट करके हमें वो वैल्यू दे दी है। ठीक है, तो इस ऑपरेटर को फिर मैं नाम दे देता हूं, एक इस ऑपरेटर को मैं पी हैट या मोमेंटम ऑपरेटर का नाम दे देता हूं, मोमेंटम ऑपरेटर। ठीक है, और इस पे आप एक दो बातें नोटिस करें जो कि बहुत जरूरी है आगे जाके क्वांटम मैकेनिक्स में। तो मोमेंटम ऑपरेटर जो है वो है पी हैट साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी साई ऑफ एक्स। तो हमारे पास
और जिधर हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर, मैं किस चीज को कह रहा हूँ, मैं माइनस आई एच बार डी बाई डी एक्स को मैं मोमेंटम ऑपरेटर कह रहा हूँ। और इधर एक चीज इक्वेशन नोटिस करेंगे, ये कौन सी इक्वेशन है, ये एक आइगन वैल्यू इक्वेशन है। ठीक है, तो थिंग्स टू नोट अबाउट दिस काइंड ऑफ इक्वेशन, दिस इज एन आइगन वैल्यू इक्वेशन। ये हमारे पास क्या है, ऑपरेटर है। आपने मैट्रिसेस की टर्म में देखा हुआ कि मैट्रिक्स मैट्रिक्स होती है यहाँ पे, तो ये ऑपरेटर्स और मैट्रिसेस एक जैसी चीजें ही होती हैं, मैट्रिक्स भी तो ऑपरेट ही करती है ना। और ये हमारे पास क्या है, एक आइगन वैल्यू है। लेकिन ये आइगन वैल्यू कोई आम आइगन वैल्यू नहीं है, ये मोमेंटम की मेजरेबल वैल्यू है, ये फिजिकल चीज है, एक मोमेंटम्स मेजरेबल वैल्यू। ठीक है, तो यहां से हमने क्या अखज किया है कि हम एक ऐसा ऑपरेटर बना सकते हैं जो जब किसी वेव फंक्शन पे एक्ट करे, हमारे वेव फंक्शन फ्री पार्टिकल के वेव फंक्शन पे एक्ट करे, तो वो वेव फंक्शन वापस कर देता है विद एन आइगन वैल्यू विद अ कांस्टेंट, और वो वैल्यू होती है जो हम मेजरमेंट में मोमेंटम की मोमेंटम फाइंड करते हैं उस पार्टिकल की। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मोमेंटम ऑपरेटर आ गया है। अब क्या ये एक कोइंसिडेंस है? नहीं, एक बिल्कुल भी एक कॉन्फिडेंस नहीं है। ये ऑपरेटर हमेशा ऐसे करता है, आप किसी भी पार्टिकल के लिए, चाहे वो फ्री ना भी हो ना, उसकी मोमेंटम अगर आपने फाइंड करनी हो ना, तो आप ये ऑपरेटर एक्ट कराएं तो वो वाकई ये मोमेंटम देने की कोशिश करता है, अगर एज लॉन्ग एज के वो इसका एक आइगन फंक्शन हो। और ऐसा वेव फंक्शन जो ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है ना, ऐसे वेव फंक्शन को कहते होते हैं हम आइगन फंक्शन। ठीक है, सारे वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी हो सकते हैं ना फॉलो करें जब उस पर ये ऑपरेटर एक्ट करे, वो जो ऑपरेटर ये फॉलो करेगा उसको हम आइगन फंक्शन कहते हैं। अब ना मैं एनर्जी का ऑपरेटर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब एक फ्री पार्टिकल की एनर्जी का ऑपरेटर, यानी एक ऐसा ऑपरेटर बनाने की कोशिश करता हूँ जो जब इस फ्री पार्टिकल के वेव फंक्शन पे एक्ट करे तो वो उस फ्री पार्टिकल की एनर्जी दे दे। ठीक है, बस ये अब एक मैथमेटिकल चीज है जो हमें मिल गई है। अब मैं हम कोशिश कर रहे हैं कि और भी क्या हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं, कि इससे और चीजें भी बना सकते हैं। फिजिसिस्ट होते हैं ना, पागल होते हैं थोड़े से, वो एक चीज देखते हैं, एक उनको कोइंसिडेंस लग रहा होता है, उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो हम भी अब इस चीज के पीछे पड़ने वाले हैं, और हम देखेंगे कि इससे क्वांटम मैकेनिक्स का एक बड़ा फंडामेंटल पोस्टुलेट निकलता है। ठीक है, तो एक बॉन्ड पोस्टुलेट है कि वेव फंक्शन का स्क्वायर जो है वो प्रोबेबिलिटी है। अभी एक और पोस्टुलेट है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम एनर्जी फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, फ्री पार्टिकल। अच्छा, आमतौर पे किसी भी चीज की जो एनर्जी होती है, ई जो होती है, वो क्या होती है, वो काइनेटिक एनर्जी होती है प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। किसी भी पार्टिकल को पोटेंशियल एनर्जी तब मिलती है जब उस पर कोई फोर्स एक्ट कर रही हो। तो फ्री पार्टिकल पे क्योंकि कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती, तो हम इसकी फ्री जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हटा देते हैं। तो मैं इसको, जो इसके फ्री पार्टिकल के लिए, ये सिर्फ फॉर फ्री पार्टिकल का केस है, तो फॉर फ्री पार्टिकल हमारे पास जितनी भी उसकी एनर्जी होती है फ्री पार्टिकल की, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, उसके पास और किसी भी किस्म की कोई एनर्जी नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी देखिए ना, ग्रेविटेशनल फील्ड में होने की वजह से आती है, ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स लगाती है, तो इस वजह से जब उस पर कोई फील्ड नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, तो उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी। तो इस तरह हम लिख सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में कन्वेंशन है कि एनर्जी के ऑपरेटर को हम एच से लिखते होते हैं। ठीक है, तो एच हैट इज इक्वल टू के। लेकिन मैं बनाऊं क्या, पहले मैंने ऑपरेटर बनाया वो डी बाई डी एक्स था, वो बाय कोइंसिडेंस हमें मिल गया कि डी बाई डी एक्स ये के आया, मैंने आई एच बार से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन हमें ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं पी स्क्वेयर ओवर टू एम। अब अगर इधर मुझे ऑपरेटर चाहिए, तो मैं एक ट्रिक करता हूं कि मैं इस पी को भी ऑपरेटर बना देता हूं, और पी ऑपरेटर हमारे पास मौजूद है। क्योंकि पी ऑपरेटर हमारे पास मौजूद है, तो इससे पता चल जाएगा कि ये ऑपरेटर वाला बस एक कोइंसिडेंस ही है, या हमें वाकई ऑपरेटर्स मिल सकते हैं। तो ये जब मैं पी स्क्वायर को ऑपरेटर की फॉर्म डालूंगा इस पी स्क्वायर की, तो देखते हैं कि क्या ये वाकई एनर्जी का ऑपरेटर बन जाता है, क्या ये ऐसा ऑपरेटर बन जाता है जिसको जब मैं वेव फंक्शन पे एक्ट कराऊं तो मुझे एनर्जी की वैल्यू दे। तो लेट्स सी कि क्या होता है। तो पी स्क्वायर ओवर टू एम जो है, वो अब मैं इससे ऑपरेटर बना रहा हूँ, और इसको जब मैं लिखूंगा इसके अंदर, मैं जब पी स्क्वायर का क्या मतलब है कि दो दफा पी एक्ट कर रहा है, तो पी स्क्वायर का मतलब है कि दो दफा पी एक्ट कर रहा है, तो इसको हम पी स्क्वायर कहेंगे। तो दो दफा पी के एक्ट करने का क्या मतलब है, एक दफा माइनस आई एच बार डी बाई डी एक्स लिखो, और फिर एक और दफा माइनस आई एच बार डी बाई डी एक्स लिखो। तो जब हम ये दो दफा लिखते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा वन बाई टू एम,
और आई एच बार मल्टीप्लाई होके हमें दे देंगे माइनस एच बार स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स जब दो दफा होगा तो ये हमें डी स्क्वायर दे देगा, ठीक है, डी बाई डबल डेरिवेटिव दे देगा। अब देखते हैं कि ये जो हमारे पास चीज आई है माइनस एच बार स्क्वायर ओवर 2m डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या ये वाकई एनर्जी ऑपरेटर है? और ये हमें कैसे पता चलेगा? पहले भी हमने मोमेंटम ऑपरेटर को एक्ट कराया था वेव फंक्शन पे, इसको वेव फंक्शन पे एक्ट करा के देखते हैं क्या होता है। इसको वेव फंक्शन में एक्ट कैसे कराएंगे? यहाँ पे लिखेंगे माइनस एच बार स्क्वायर 2m डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, और इधर मैं वेव फंक्शन डाल देता हूँ ए ई टू दी आई के एक्स। ये मैंने वेव फंक्शन डाल दिया चेक करने के लिए कि होता क्या है जब इसको वेव फंक्शन पे एक्ट कराएं। तो दो दफा डेरिवेटिव लेंगे, एक दफा डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा? आई के नीचे आएगा, आई के नीचे आ गया, और ए तो ऐसे का सब बाहर आ गया, और एक दफा डेरिवेटिव बच जाएगा। तो यानी एक दफा हम डेरिवेटिव और लेंगे, तो एक दफा और डेरिवेटिव लेके देख लेते हैं। माइनस एच बार स्क्वायर ओवर 2m आई के, एक और दफा आई के नीचे आ जाएगा, तो आई के दोबारा नीचे आ गया, और यहाँ हमारे पास बच जाएगा ई टू दी आई के एक्स, और ये वापस हमारे पास वेव फंक्शन बन गया। चलो इतना काम तो हमारे पास हो गया कि हमारे पास वापस वाकई वेव फंक्शन बन गया। तो यहाँ आ गया है माइनस एच बार स्क्वायर, और ये आयोटा स्क्वायर होगा, ये -1 के बराबर है, और यहाँ पर के स्क्वायर हो जाएगा, है ना, दो दफा के है, और ये माइनस माइनस से कट जाएगा, तो ये एच बार स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2m आ जाएगा, और इधर हमारे पास वेव फंक्शन आ गया। अब ये एच बार स्क्वायर के स्क्वायर लिखा हुआ है, ये तो मोमेंटम का स्क्वायर है ना। एच बार स्क्वायर के स्क्वायर जो है ये मोमेंटम का स्क्वायर है, जो मोमेंटम की मेजरेबल वैल्यू है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ पी स्क्वायर ओवर 2m। वो ये क्या हो गया? और पी स्क्वायर क्या है? पी स्क्वायर ओवर 2m क्या है? ये एनर्जी की मेजरेबल वैल्यू है ना, काइनेटिक एनर्जी की जो मेजरेबल वैल्यू है वो पी स्क्वायर ओवर 2m है। इसका मतलब है कि ये जो हमने नया ऑपरेटर बनाया है एच हैट, जिसको मैंने कहा है, ये भी काम कर रहा है बिल्कुल वैसे ही, कि ये भी एक फंक्शन पे एक्ट कर रहा है, और जब ये एक्ट करता है तो ये एक नंबर देता है, और वो नंबर कोई आम काम नंबर नहीं होता, उस नंबर की फिजिकल सिग्निफिकेंस होती है कि वो एनर्जी का की वैल्यू है, जो हम अगर उस पार्टिकल की एनर्जी मेजर करें तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू होगी। ठीक है, यहां से हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर्स की इंपॉर्टेंस आती है। क्वांटम मैकेनिक्स में जो ऑपरेटर्स होते हैं ना यार, वो ऐसे होते हैं कि जब वो अपने आइगन फंक्शंस पे एक्ट करते हैं ना, तो वो वैल्यूज देते हैं जो हम एक्सपेरिमेंट में मेजर करते हैं। उनकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो वैल्यूज होती हैं जो हम एक्सपेरिमेंट्स के अंदर मेजर करते हैं। और ये सिर्फ एनर्जी और मोमेंटम के साथ नहीं है, किसी भी चीज का आप ऑपरेटर बना सकते हो, और वो अगर सही बनाओगे तो वो जब एक वेव फंक्शन पे एक्ट करेगा तो आपको वो वैल्यूज देगा जो आप एक्सपेरिमेंटली देखोगे। तो हम पहले पार्टिकल्स के वेव फंक्शंस बनाते हैं, सिस्टम्स के वेव फंक्शंस बनाते हैं, और ऑपरेटर्स जब उन पर एक्ट कराते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन कौन सी वैल्यू है एनर्जी की जो हम मेजर कर सकते हैं, और बाद में जब हम वाकई जाके एनर्जी मेजर करते हैं ना एक्सपेरिमेंटली, तो हमें वही एनर्जी मिलती है। इसलिए कोई आम ताम बात नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है। तो हमारे पास यहाँ से पहला पॉस्टुलेट आता है क्वांटम मैकेनिक्स का। वैसे तो बॉर्न रूल पहला पॉस्टुलेट है, लेकिन उसे बॉर्न पॉस्टुलेट कहते हैं, पॉस्टुलेट वन नहीं कहते। तो इस चीज को हम फिर पहला पॉस्टुलेट कहेंगे क्वांटम मैकेनिक्स का। ये पॉस्टुलेट वन जो है क्वांटम मैकेनिक्स का, पॉस्टुलेट वन एसेंशियली ये है कि ऑपरेटर्स कोरेस्पॉन्ड ऑब्जर्वेबल्स मतलब वो चीजें जो हम एक्सपेरिमेंट में मेजर करते हैं, यानी ऑपरेटर कोई ऑब्जर्वेबल, एनर्जी एक ऑब्जर्वेबल है, मोमेंटम एक ऑब्जर्वेबल है, पोजीशन एक ऑब्जर्वेबल है, एंड एक्सपेरिमेंटली measured values of operators are their eigenvalues of observables। एक्सपेरिमेंटली मेजर तो आप ऑब्जर्वेबल्स को करते हैं ना, किसी फिजिकल चीज को, जैसे मोमेंटम एक फिजिकल चीज है, एनर्जी एक फिजिकल चीज, उसको मेजर करते हैं। एक्सपेरिमेंटली measured values of observables are the eigenvalues of their operators।
ठीक है, ये कोई छोटी बात नहीं, और ये थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट बात है। क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ी सी ना इस सेंस में एब्स्ट्रैक्ट है, मैथमेटिकल सेंस में, कि हमारे पास पोस्टुलेट्स हैं और बड़े अजीब अजीब पोस्टुलेट्स हैं, जो कि जैसे स्पेशल रिलेटिविटी के पोस्टुलेट है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होती, चलो ये एक फिजिकल पोस्टुलेट है, ये हम मान लेते हैं कि यार चलो समझ आ जाता है कि इसका क्या मतलब है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के जो पोस्टुलेट होते हैं ना वो मैथमेटिकल होते हैं। जैसे वेव फंक्शन का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, जैसे ऑपरेटर्स, जब ऑपरेटर किसी ऑब्जर्वेबल से कोरिस्पॉन्ड करता हुआ कोई ऑपरेटर जब किसी आइगन फंक्शन पे एक्ट करेगा अपने किसी आइगन फंक्शन पे, तो उसकी आइगन वैल्यू एक मेजरेबल फिजिकल चीज होगी उस ऑब्जर्वेबल से रिलेटेड। तो ये हमारे पास थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन आप लोगों को आहिस्ता 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 इस चीज की आदत हो जाएगी। तो लेकिन आप लोगों को ये मकसद था इस लेक्चर का, यहाँ तक के लेक्चर ये बताने का कि ऑपरेटर्स क्वांटम मैकेनिक्स में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनकी आइगन वैल्यूज फिजिकल चीजें होती हैं। तो आपको आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यूज, इस चीज का भी पता होना चाहिए। तो मैं आपको रिमाइंड भी करवा देता हूँ इस चीज में कि ये अब हमारा जो साई है ये आइगन फंक्शन है, ई जो है ये आइगन वैल्यू है, और इस इक्वेशन को एज अ होल हम आइगन वैल्यू इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम आपकी बुक का एक प्रॉब्लम करते हैं, और बाकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम फिर मंडे वाली क्लास में करेंगे, जो मैम शमुना ने आपको असाइन की हैं। ठीक है, तो लेट्स डू वन प्रॉब्लम, और जिसमें हम ऑपरेटर्स के जनरल ऑपरेटर्स बनाएंगे और उनकी कुछ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो लेट्स डू अ प्रॉब्लम, जो कि प्रॉब्लम मैं कर रहा हूँ, अब जो करने लगा हूँ वो है प्रॉब्लम 3.3। ये प्रॉब्लम 3.3 कहती है कि कोई भी ऑपरेटर तब लीनियर होता है, तो लिनियरिटी डिफाइन करती है प्रॉब्लम 3/3। तो लिनियरिटी क्या होती है कि कोई भी ऑपरेटर ओ हैट लीनियर होगा अगर वो ए फाई वन प्लस बी फाई टू, फाई वन फाई टू फंक्शन हैं, उन पर इस तरह एक्ट करे कि जब वो उन पर अलग अलग एक्ट करे तो उसका एक्शन इस तरह हो, ओ फाई वन प्लस बी ओ फाई टू। ठीक है, ऐसा कोई भी ऑपरेटर हो जो जब उस चीज पर एज अ होल एक्ट करे तो ऐसा लगे कि उन पर अलग अलग एक्ट कर रहा है और कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल रहा है, तो ऐसे ऑपरेटर को हम लीनियर ऑपरेटर कहते हैं। अब बुक आपकी कहती है कि कुछ ऑपरेटर्स के लिए चेक करें कि वो लीनियर है या नहीं है। अब वो टेबल दी हुई है, टेबल 3.1, उसमें बहुत ज्यादा ऑपरेटर्स हैं, लेकिन मैं खुद उनमें से कुछ चूज करके आप लोगों को करवाने वाला हूँ। तो पहला ऑपरेटर जो है वो डी बाई डी एक्स है। डी बाई डी एक्स के लिए हमने चेक करना है कि ये लिनियर है या नहीं है। डी बाई डी एक्स से हमें पता है कि वो लिनियर है, लेकिन चेक कर लेते हैं चले। तो पहले हमें एल एच एस चेक करना होगा इसके लिए। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं कि जब हम डी बाई डी एक्स को इस पूरे पे एक्ट कराएं, ए फाई वन प्लस बी फाई टू पर, फाई वन फाई टू कोई भी एक्स के फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, अब हमें पता है कि डेरिवेटिव अंदर चला जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, इधर हमारे पास हो जाएगा डी फाई वन डी एक्स ऑफ फाई वन। ठीक है, डी एक्स ऑफ फाई वन, और आगे हमारे पास आ जाएगा बी डी बाई डी एक्स फाई टू। तो ये देखें, ये जो राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई है, ये वही है जो लिनियरिटी की प्रॉपर्टी हमें कह रही है कि सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हमारे पास ये इधर तो डेरिवेटिव है, तो नजर आ रहा है कि वो वाकई लिनियरिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम एक और देखते हैं, दूसरा जो ऑपरेटर है वो आइडेंटिटी ऑपरेटर है। आइडेंटिटी ऑपरेटर के लिए भी चेक कर लेते हैं, चलें पहले एलएचएस चेक करते हैं। ठीक है, तो एलएचएस चेक करने का क्या मतलब है कि हम देखते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है, जो कुछ भी नहीं करता किसी भी चीज के साथ। तो अगर मैं एलएचएस चेक करूं, तो जब एलएचएस इस पूरे पे एक्ट करेगा, ए फाई वन प्लस बी फाई टू पर जब एलएचएस एक्ट करेगा, तो वो हमें क्या दे देगा, ये वही चीज वापस दे देगा, ए फाई वन प्लस बी फाई टू वापस दे देगा, यानी ये इस पूरे पे एक्ट करेगा और इसको कुछ भी नहीं करेगा। तो अब आर एच एस भी देख लेते हैं कि आर एच एस क्या कहती है हमें। आर एच एस इसकी ये कहेगी कि आर एच एस में हमने क्या करना है, ए आई फाई वन, यानी इसको हम आर एच एस में देख रहे हैं, ओ की जगह हर जगह हम आयोटा पुट कर रहे हैं, आयोटा तो नहीं, आइडेंटिटी पुट कर रहे हैं, प्लस बी आई फाई टू। तो ये जब आई फाई वन पर एक्ट करेगा तब भी कुछ नहीं करेगा, ये भी ए फाई वन दे देगा। आई जब फाई टू पर एक्ट करेगा तब भी कुछ नहीं करेगा, ये फाई टू दे देगा। तो हम देख सकते हैं कि एल एच एस जो है वो आर एच एस के बराबर आया है। ये दोनों आपने अलग अलग करने हैं, लेफ्ट हैंड साइड को भी अलग सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड को भी अलग सॉल्व करना है, और देखना है कि दोनों बराबर आती हैं या नहीं। ये ट्रिवियल चीज नहीं है, लग ट्रिवियल भी, आप कहेंगे इससे तो हर ऑपरेटर ही लीनियर निकल आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, हर ऑपरेटर लीनियर नहीं निकलेगा। मैं आप लोगों को इसकी एक एग्जांपल अभी देता हूँ।
बुक ने कहा हुआ है कि एक ऑपरेटर हम खुद डिफाइन करते हैं। ये एक ऐसा ऑपरेटर है जो जब भी किसी भी फंक्शन पर एक्ट करता है तो 8 दे देता है। कुछ भी हो जाए, साइन पर एक्ट करेगा तो 8 दे देगा, जिस पर भी एक्ट करेगा तो 8 दे देगा। ये हम बना नहीं सकते, लेकिन हमने बस खुद ही डिफाइन कर दिया कि भाई एक ऐसा ऑपरेटर है जो जब किसी भी फंक्शन पे एक्ट करे तो 8 दे देगा। तो अब हम चेक करते हैं कि ये लिनियर है या नहीं है। तो आप लोग देखिएगा कि ये लिनियर नहीं है, हर चीज लिनियर नहीं होती है। तो अब हम इस पर ये प्रॉपर्टी देखते हैं कि फॉलो होती है कि नहीं होती है। तो मैं इसको पहले इसके लिए LHS चेक करता हूँ। LHS में हमने क्या करना है, हमने ये चेक करना है कि A phi 1 प्लस B phi 2 जो है ये किस चीज के बराबर आता है। तो वैसे मैं A phi 1 और B phi 2 जो भी है तो एक फंक्शन ही ना, तो मैं A phi 1 B phi को मैं लिख सकता हूँ, खाली फाई लिख सकता हूँ। तो ये जब किसी भी फंक्शन पर एक्ट करेगा तो 8 देगा, तो यहाँ पर तो मेरे पास 8 आ ही जाएगा। तो ये जब इस पूरी चीज के ऊपर एक्ट करेगा तब भी मुझे 8 देगा, क्योंकि मैं अभी हमने कहा है कि जब भी किसी भी फंक्शन पर एक्ट करता है तो 8 देता है। लेकिन अगर मैं राइट हैंड साइड इसकी देखूं, इफ आई चेक द राइट हैंड साइड, तब हमारे पास क्या होगा। राइट हैंड साइड में हमने क्या प्रूव करना है कि ये ए जी जब phi 1 पर अलग से एक्ट करे और बी जी जब phi 2 पर अलग से एक्ट करे तब भी 8 आना चाहिए। पर देखिएगा ये 8 नहीं आता, क्यों? जब ये जी phi 1 पर एक्ट करेगा अब अलग से, ये तब भी 8 देगा, क्योंकि जिस भी वेव फंक्शन पे एक्ट करे इसने 8 देना होता है। और जब ये phi 2 पर एक्ट करेगा तब भी 8 देगा। अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है a प्लस बी इंटू 8। यहाँ पर हमारे पास 8 नहीं आ रहा, a प्लस बी इंटू 8 आ रहा है। तो ये आपस में बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हम क्या कह सकते हैं, g इज नॉट अ लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, तो हर ऑपरेटर लीनियर नहीं होता। तो प्रॉब्लम ये थी कि अब बुक ने पहले डिफाइन की लीनियरिटी और उन्होंने कुछ ऑपरेटर्स देके हमें कहा है कि आप बताएं कि ऑपरेटर्स लीनियर हैं या ये ऑपरेटर्स लीनियर नहीं है। अब मैं 5 कर लेता हूं और फिर बाकी आप लोग खुद देखिएगा, वो टेबल में दिए हुए हैं। तो एक और ऑपरेटर उन्होंने डिफाइन किया हुआ है एफ ऑपरेटर, कि जब ये किसी भी फंक्शन पर एक्ट करता है ना, तो ये उस फंक्शन को एक फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देता है एफ ऑफ एक्स से। यानी ये जब भी किसी फंक्शन पे एक्ट करता है तो इसका इसका ऑपरेशन क्या होता है, इसको किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देता है। ये भी बिल्कुल वैसे ही जैसे मोमेंटम ऑपरेटर जब किसी आइगन फंक्शन पे एक्ट करता है तो उसको अब मोमेंटम से मल्टीप्लाई कर देता है। ऑपरेटर्स कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से डिफाइन किए जा सकते हैं। तो ये देखते हैं कि ये लीनियर है या नहीं है। तो पहले तो मैं इसको एक्ट कराऊंगा किस चीज पर, इस पूरे पर A phi 1। तो पहले तो हम LHS देखेंगे, ठीक है। A phi 1 प्लस B phi 2, हम LHS देखते हैं कि ये फॉलो होता है नहीं होता। तो इस पूरे को अगर हम एक फंक्शन लेके चलें, फाई कह दूं मैं इसको, तो ये हमें एफ ऑफ एक्स और फाई दे देगा। और फिर ये एफ ऑफ एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा, फाई को मैं दोबारा खोल के लिख रहा हूँ A phi 1 प्लस B phi 2। तो ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें क्या दे देगा, ए एफ ऑफ एक्स इंटू phi 1 प्लस बी एफ ऑफ एक्स इंटू phi 2। तो ये तो मुझे लग रहा है कि लिनियर ही होगा। तो अगर हम RHS देखें तो RHS क्या करती है, RHS में हमने देखना है कि अलग अलग अगर ये अप्लाई हो रहा हो तो पहले F ऑपरेटर phi 1 पे अप्लाई हो, फिर प्लस B F ऑपरेटर phi 2 पर अप्लाई हो, तब भी क्या ये बराबर आता है। तो देखिए हाँ वाकई जब phi 1 पर एक्ट होगा तब भी ये F ऑफ एक्स देगा और phi 1 देगा, और फिर जब ये B पर एक्ट होगा तब भी F ऑफ एक्स देगा और phi 2 देगा। तो ये भी लीनियर है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये भी लीनियर है। अभी तक बस एक ऑपरेटर है जो लीनियर नहीं आया। अब एक और ऑपरेटर है, ये मैं खुद बना रहा हूँ, स्क्वायर ऑपरेटर में से कह रहा हूँ कि ये जब भी किसी फंक्शन पर एक्ट करता है तो उसका स्क्वायर दे देता है। अब हमने देखना है कि ये ऑपरेटर लीनियर है या नहीं है। तो ये बल्कि मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ये वीडियो यहीं पे पॉज करें और ये खुद करके देखें कि ये वाला ऑपरेटर लीनियर आता है या नहीं आता। तो अब मैं करने लगा हूँ, लेकिन आप लोग पॉज करके खुद देखें। तो LHS मैं निकालने लगा हूँ। तो S पहले इसको एक्ट कराऊंगा मैं एज अ होल A phi 1 प्लस B phi 2 पर, ठीक है। तो ये भी एक फाई है ना, तो इसने इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। ये एक ऐसा ऑपरेटर है जब इस पर किसी भी फंक्शन पे एक्ट करता है तो उस फंक्शन को स्क्वायर दे देता है। तो ये इसका होल का स्क्वायर दे देगा, A phi 1 प्लस B phi 2, इसका एज अ होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो इसका स्क्वायर अगर हम इसको खोलें तो यहाँ पर हमारे पास आता है A स्क्वायर phi 1 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर
फाई टू स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर का मैं फॉर्मूला खोल रहा हूँ, प्लस ए बी फाई वन फाई टू, ये हमारे पास रिजल्ट आया है। अब एल एच एस को अगर हम देखें, सॉरी आर एच एस को अगर हम देखें, तो यहाँ पे ए एस अलग से एक्ट करेगा फाई वन पर, प्लस बी एस अलग से एक्ट करेगा फाई टू पर। देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे आएगा ए फाई वन स्क्वायर प्लस बी फाई टू स्क्वायर। ओहो, इसका मतलब है इधर एक टर्म एक्स्ट्रा आ रही है, ये दोनों भी बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि नॉट लीनियर। तो ये भी लीनियर नहीं है। तो लिनियरिटी कोई बड़ी ट्रिवियल प्रॉपर्टी नहीं है। इसके लिए आपको इन दोनों इस प्रॉपर्टी को चेक करना पड़ता है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को अलग अलग रख के पहले एज अ होल उस पर अप्लाई करना और फिर अलग अलग उन पर अप्लाई करना। अगर तो दोनों चीजें बराबर आती हैं तो ठीक है, आपका ऑपरेटर लीनियर होता है। अगर दोनों बराबर नहीं आती तो आपका ऑपरेटर लीनियर नहीं होता। अब मैं आप लोगों को फिर मजीद होमवर्क में दे रहा हूँ। HW आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों ने ये शो करना है, शो दैट ये जो हमने मोमेंटम ऑपरेटर निकाला है और एच बार ऑपरेटर निकाला है आर लीनियर, ठीक है, ये आप लोगों ने खुद शो करना है अपना। आइए, आप लोगों का होमवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप लोग ये करें, आप लोगों से नहीं होता तो फिर आप लोगों ने मुझे बताना है। तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। कुछ नहीं समझ आया तो आप मंडे वाले लेक्चर में देखें, और मंडे वाले लेक्चर में सबने आना है क्योंकि मैं मजीद 3.1, 3.2, 3.4 और 3.5 भी करवाऊंगा, ठीक है फिर। ओके।